नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरम तस्लीम। आज हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी पर। यूं तो राजभाषा हिंदी एक पॉपुलर लैंग्वेज है और भारत में आमतौर पर ज़्यादा लोगों में या बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन बदलते वक्त के साथ हिंदी के स्वरूप में भी बदलाव आए हैं और ये बदलाव शिक्षा और रोज़गार दोनों में ही आए हैं। आज इसी कड़ी में हमने आज का विषय लिया है कार्यक्रम का राजभाषा हिंदी में संभावनाएं, और इस विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमानों को। तो चलिए सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी राजस्थान यूनिवर्सिटी से। दूसरी हमारी बेहद खास मेहमान डॉक्टर धर्मा यादव मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कनोडिया पीजी कॉलेज से। सर, जब हिंदी की बात आती है तो सबसे पहला जो सवाल दिल में आता है कि हिंदी जो है वो मतलब हमारी एक पॉपुलर लैंग्वेज तो है ही, पर क्यों उसको पढ़ना, क्या उसका महत्व है और क्या उसकी रेलेवेंस है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हिंदी का संबंध हिंदुस्तान से है और हम सब जानते हैं कि आज का जो हिंदुस्तान है ठीक ठीक उस रूप में और उस भावना में ये जब बना तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हम सब ने जो हिंदुस्तान का एक सपना देखा और अपने अंदर एक हिंदुस्तान की अवधारणा पैदा की जी। तो यह काम और हिंदी भाषा के बनने का काम दोनों एक साथ साथ हो रहा था जी। इसलिए ऐतिहासिक तौर पर हिंदी और हिंदुस्तान एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। आज की तारीख में भी देखेंगी तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत की बहुसंख्यक संख्या में आबादी के द्वारा बोली जाती है। बिल्कुल। अगर 2011 के जनसंख्या में देखेंगे कि वे लोग जिन्होंने अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी को चुना, कहा, और जिन लोगों ने अपनी दूसरी भाषा के रूप में हिंदी के बारे में कहा, इस वह प्रतिशत निकाल लिया जाए, उस प्रतिशत के आधार पर आज हम लोग अगर 140 करोड़ मोटे तौर पर, अभी तो जनगणना हुई नहीं है नई, लेकिन अनुमान है कि 140 करोड़ के आसपास हमारी हिंदुस्तान की आबादी है, तो उसके आधार पर देखेंगे तो ये आबादी कम से कम 60 से 70 करोड़ के आसपास सिर्फ हिंदुस्तान में बनती है। बिल्कुल। तो एक ऐसा देश जो 60 से 70 करोड़ आबादी जिस भाषा को बोलता हो हिंदी है, और यहाँ ये कह देना ज़रूरी है कि 60 से 70 करोड़ की जो आबादी है, मेरा ख्याल है कि अगर इसे एक देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2 या 3 देश होंगे जो इससे ज़्यादा आबादी रखते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल के पास। और ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित वाला एक मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, सहमत हूँ मैं आपसे। बिल्कुल। तो इसलिए हिंदी को पढ़ना और हिंदी के बारे में बात करना प्रकारांतर रूप से हिंदुस्तान को पढ़ना और हिंदुस्तान के बारे में बात करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदी भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज और भारत के स्वभाव को व्यक्त करने वाली ऐतिहासिक तौर पर भाषा है। बिल्कुल। एक हिंदी एक जज्बात है, हिंदी एक इमोशन है, हिंदी एक भावना के तौर पे भी हम देखते हैं। हम आएंगे डॉक्टर धर्मा यादव मैम के पास। मैम, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में क्या अंतर है, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं उनको ये लगता है कि हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो भाषा को जान लेंगे, और भाषा को जान रहे हैं तो साहित्य भी उसी में शामिल है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। जैसे हम देखते हैं हमारे महाविद्यालय में छात्राएं आती हैं तो एक बड़ा हुजूम अंग्रेजी की तरफ जाता है। हम कारण जानना चाहते हैं कि भाई क्या वजह हो सकती है इसकी, तो उनका कहना कि इससे हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, है ना। इंग्लिश लिटरेचर हमने अगर पढ़ लिया तो हम अंग्रेजी में अच्छे से बोलने लगेंगे। तो ये जो आपने सवाल पूछा, ये इसी अंतर को प्रकट करने के लिए है कि भाषा में आप व्याकरण पढ़ते हैं, अपनी भाषा को मजबूत बनाते हैं, और आजकल जो नई भाषा, नई हिंदी के नाम पे जिस तरह की भाषा प्रचलन में है, तो शुद्ध हिंदी को जानने के लिए आपको भाषा को समझना पड़ेगा, उसके व्याकरण को समझना पड़ेगा, कहाँ से वो भाषा आती है, किस तरह का उसका शब्दकोश है और किस तरह वो अपने को लेकर चलती है। मूलतः अंग्रेजी से बहुत समृद्ध भाषा है हमारी, और हमारे क्या है, हिंदी के विद्यार्थी जो होते हैं वो जब साहित्य पढ़ने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि साहित्य में क्या है, हमने हिंदी पढ़ ली
तो भाषा का ज्ञान उनको उस स्तर का नहीं होता है और इसी तरह से वे पिछड़ते जाते हैं क्योंकि भाषा उन्होंने अच्छे से सीखी नहीं, क्योंकि बोलचाल की भाषा है हिंदी, व्याकरण की तरफ हम कभी दृष्टि नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदी में रोजगार नहीं बिल्कुल है। कहानी और उपन्यास पढ़ लेंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे, बस यही तो है, तो उसको भी गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। तो भाषा को मजबूत करने के लिए इस अंतर को समझना जरूरी है और भाषा पर जो विद्यालय स्तर पर ही हम जो बात करते हैं कि पकड़ अच्छी हो विद्यार्थी की, ताकि वो समझ सके कि साहित्य अलग है, भाषा में मुझे अपनी पकड़ मजबूत करनी है ताकि मैं आत्मविश्वास के साथ खुद को अभिव्यक्त कर सकूं। और जिस तरह की हीन भावना समाज में है कि हम अच्छी तरह से अपनी बात नहीं रख पाते हैं या इस भाषा का स्तर इस तरह का है, तो उससे मुक्ति तभी संभव है जब इस अंतर को समझ के हम अपनी बात को कह पाएंगे। बहुत ज़रूरी यहाँ पर एक इंगित करना चाहूँगी कि हीन भावना जो अंग्रेज़ी के प्रति बच्चों की ज़्यादा चाव है, ज़्यादा रुचि, और हिंदी के वनस्पत कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हिंदी में कम बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। सर, यही कॉन्फिडेंस हिंदी में बच्चों में किस तरह से जग सकता है? हिंदी में भी वही कॉन्फिडेंस, वही इंटरेस्ट कैसे हम बच्चों में पैदा कर सकते हैं? देखिए, ये जो बात आपने हीन भावना की कही है, इसका संबंध भाषा से नहीं है, इसका संबंध समाज से है और उसके साथ साथ अर्थतंत्र से है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलेंगे तो हम जानते हैं कि 47 से पहले हिंदुस्तान एक उपनिवेश था यूरोप का, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो हमेशा दुनिया भर के देशों में और इकाइयों में और जगहों में ऐसा होता है कि जो प्रभु वर्ग है, 1947 से पहले हमारा जो प्रभु वर्ग था वो अंग्रेजी भाषी लोगों का था। तो अंग्रेजी का दबदबा नौकरियों में, अंग्रेजी का दबदबा समाज के प्रभु वर्ग में, जिसको हम लोग कहते हैं कि एलीट क्लास में था। वो धीरे धीरे भाषा के जरिए लोगों की चेतना का हिस्सा हो जाता है कि जब भी हमें बेहतर दिखना है, जब भी हमें कारगर दिखना है, जब भी हमें प्रभावशाली दिखना है, तो वो कौन सी भाषा होगी? तो जिसे हम लोग कहते हैं कि औपनिवेशिक चेतना। तो ये औपनिवेशिक चेतना का मामला है कि हिंदी को हम कमतर और अंग्रेजी को बेहतर मानते हैं। ये तो रही बात आज़ादी से पहले। लेकिन आज़ादी के बाद हमने हिंदी को राजभाषा तो घोषित कर दिया हमारे संविधान ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने, लेकिन जो राजभाषा का दर्जा वास्तविक रूप से हिंदी को हासिल होना चाहिए था वो हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल। नौकरियों में तो ये बात है ही, और इसका संबंध है हमारी सरकारों की नीति से। हमारी सरकारें अगर यूरोप की तरफ, अगर अमेरिका की तरफ देखती रहेंगी, उसे अपने यहाँ से बेहतर समझती रहेंगी और अर्थतंत्र जो पूंजी का आगमन है वो वहाँ से आता रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि पूंजी यानी पैसा कमाने के लिए लोग अमेरिका और यूरोप की तरफ जाते रहेंगे। अमेरिका और यूरोप की तरफ जाने के लिए आपको भाषा के बतौर अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़रूरी कर रखा है। तो इसलिए हिंदुस्तान का जो मध्य वर्ग है वो नौकरियों की तलाश में, वो बेहतर भविष्य, तथाकथित बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ और दूसरे जो अंग्रेजी भाषी देश है उसकी तरफ जाएंगे। तो कुल मिला तो स्वाभाविक है कि अपने समय में वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहेंगे और अंग्रेजी को बेहतर समझेंगे। बिल्कुल, रोजगार के अवसर उसमें ज्यादा होंगे। बिल्कुल, और उसी वजह से हम अंग्रेजी को देखते हैं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पे। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर यही चीज़ हम लैंग्वेज को लेकर, अगर हिंदी भाषा की बात करें तो प्राइमरी लेवल तक, प्राथमिक स्तर से हमें मजबूत करना चाहिए, तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे आगे तक? हाँ, तो इसमें एक तो बच्चों को अक्सर ये लगता है कि टीचर्स, ज़्यादातर स्कूल हमारे अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो वहाँ उनको मौका ही नहीं दिया जाता कि आप हिंदी में बात करें। उनके लिए एक ही कालांश इस तरह का रखा जाएगा जिसमें आप हिंदी में बात करेंगे। तो पहले तो परिवर्तन इसमें होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा सहज है अपनी बात कहने में, जिस भाषा में भी, तो उसको बोलने देना चाहिए। भाषा आप सीखिए, दूसरी भाषा सीखने की कोई मनाही ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी मातृभाषा, आपकी राष्ट्रभाषा को आप छोड़ रहे हैं और आप दूसरी भाषा को इतना उसको तवज्जो दे रहे हैं कि आप उसमें बात ही मत कीजिए, फाइन लगा दिया जाएगा।
तो और एक जो तरीका है इसका ये कि जो व्याकरण को लेकर जो भय है उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक ढंग से बच्चे की मानसिकता को समझ करके उसे कहाँ भय है उसको थोड़ा और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करें उसकी, ताकि उसमें रुचि उत्पन्न हो। अनेक प्रतियोगिताएं इसमें रखवाएं जिससे वो शुद्ध हिंदी भाषा में अपनी बात कहे, तो उसको प्रोत्साहन दे विद्यालय स्तर पर ही, तो उनका रुझान इस ओर बढ़ सकता है। आप देखते होंगे आजकल कई रील बनाते हैं तो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनके लिए पर्याय जो हैं वो दूसरे शब्द बताते हैं। अक्सर मैंने कई जगह देखा कि आप थैंक यू की जगह आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में मुझे ऐसा नजर नहीं आता। जी। तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि बीच में थैंक यू, अगर हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो बीच में थैंक यू ही बोलेंगे, सॉरी ही बोलेंगे। तो सरल शब्दावली के माध्यम से हम प्राथमिक स्तर पर ही जो बच्चे हैं उनमें इस तरह का रुझान उत्पन्न कर सकते हैं। और ये पठन पाठन की जो पेडागोजी की पूरी जो एक सिस्टम है उसमें टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, टीचर को अपनी पेडागोजी की अगर बात करें तो टीचिंग में ऐसे कौन कौन से चेंजेस लाने ज़रूरी हैं ताकि अच्छी तरीके से हम हिंदी का प्रचार प्रसार बच्चों में कर सकें? देखिए, आपकी इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक ऐतिहासिक संदर्भ बताता हूँ। हम सब लोग दुनिया भर में बहुत सीना फुलाए घूमते हैं कि हम हिंदुस्तान के अलावा अमुक देश में, त्रिनाड एंड टोबैको में, वेस्ट इंडीज़ में, फिजी में, गुयाना में, इतने जगहों पर हिंदी पहुंच गई और हिंदी भाषी लोग वहाँ पर राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो आपको मालूम है कि वो हिंदी कैसे पहुंची? बताता हूँ मैं आपको। असल में हिंदी वहाँ ऐसे पहुंची कि उपनिवेशवाद के दौरान, औपनिवेशिक शासन के दौर में यहाँ से हिंदी प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल से और बिहार से गिरमिटिया मजदूरों को वहाँ ले जाया गया, एक्सचेंज ऑफ लेबर के तौर पे ले जाया गया। बिल्कुल। और उन मजदूरों को हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता था, दूसरी भाषा नहीं आती थी जी। तो वहाँ पर वे लोग हिंदी को ले गए। पर आज के दौर में सर हम बात करें, जब आज के टीचर की, जब मॉडर्न पेडागोजी की बात हो रही है, जब एनईपी 2020 की बात हो रही है, तो उस दौर में टीचरों को किस तरह से पढ़ाई में अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि बच्चे इस हिंदी की तरफ आकर्षित ज़्यादा हो सकें? देखिए, वो एनईपी 2020 हो या कोई भी समय हो, भाषा को सीखने का एक ही सबसे बेहतर तरीका है कि आप भाषा को उसी भाषा में सीखिए। दूसरा कोई विकल्प आप देने पर नहीं सीख सकते हैं। तो यदि आपको हिंदी सिखानी है एक भाषा के बतौर, साहित्य के बतौर, जैसा कि मैडम ने बताया, धर्मा जी ने, वो एक अलग सवाल है, लेकिन भाषा, तो आपको हिंदी सिखाने के लिए हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। दूसरी भाषा का कोई बाईपास आप नहीं ले सकते, है ना। जैसे कि बेहतर जब भाषा विज्ञान में आप चीज़ों को पढ़ेंगी और वे लोग जो भाषा सिखाने का काम जो संस्थाएं करती हैं, आपको अगर बैठना सिखाना है तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में बैठना का मतलब क्या होता है, सिर्फ शब्द को सुनना नहीं, तो आप उसको बैठ के बताते हैं ये बैठना है। हाँ, मतलब ज़्यादा वो लैंग्वेज को प्रमोट बोलना कहते हैं तो आप उसको बोल के बताते हैं। तो बच्चे के दिमाग में भाषा और भाषा के साथ वो जो दृश्य बनता है, जब दोनों एक साथ होती तो वो स्थायी हो जाता है और उसको उसी तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रजिस्टर्ड हो जाता है। हमेशा से भाषा सीखने के लिए आपको दूसरे विकल्पों को दरकिनार कर देना। बिल्कुल। तो लैंग्वेज को विकल्प के तौर पे ना लें, दूसरे विकल्पों को दरकिनार कर दें। और कुछ मैम आप जोड़ना चाहेंगी, किस तरह से टीचिंग जो है हिंदी की इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं? हाँ इरम, मैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत रोल हमारा मैं महसूस करती हूँ कि है। जैसे एक हम धारावाहिकों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि टीचर को हिंदी का जो मास्टर जी है वो इस तरह का दिखा देते हैं कि वो आएंगे और शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, बच्चे उनका मजाक बनाएंगे, एक झोला टांगे रहेंगे। कवि को देखिए, तो ये स्थिति अब बदल गई है जी। अब बच्चों को अगर आकर्षित करना है हिंदी भाषा के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के तौर तरीके थोड़े से अपनाने पड़ेंगे और उन्हें उसकी तरफ खींचने के लिए, जैसे शुरू में हम बच्चे, कई बार होता है ना बच्चा दवाई नहीं लेता तो उसको कुछ मीठा खिला के फिर देते हैं, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो अगर उसका रुझान है भाषा की तरफ, तो उसे थोड़ा सा हम बताएंगे कि आगे जाकर तुम इस भाषा के माध्यम से ये कर सकते हैं। उसके सामने हम उदाहरण रखेंगे कि देखिए ये लोग हैं जो आज अच्छा लिख कर भी कमा रहे हैं, पढ़ा कर भी कमा रहे हैं, और दूसरी जगह भी आप बहुत सारे स्कोप हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं हिंदी के माध्यम से। तो थोड़ा सा आकर्षण उनका बढ़ सकता है इस तरह से। और जब वो चाहते हैं कि उनकी वो बच्चा क्या होता है, कंपैरिजन करता है
कि ये मैम मेरी हिंदी की हैं, ये इंग्लिश वाली हैं, ये इस तरह से बात करती है, बहुत बोरिंग लगती है क्लास। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। बिल्कुल। तो उनके लहजे में, उनके तरीके से बात करके भी हम उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मुझे यहाँ लगता टीचर को भी ज़रूरत है कि अपने आप को मॉडर्नाइज करे, अपने आप को थोड़ा सा बच्चों के साथ, हाँ, फिर धीरे धीरे उनको समझाएं कि अगर आप शुद्ध हिंदी में बात करेंगे तो सामने वाले को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, बजाय अपनी भाषा में अंग्रेजी के शब्द डालने के आप सरल हिंदी भाषा के, या जिस तरह आप अंग्रेजी के शब्दकोश के साथ मेहनत करते हैं वैसे ही आप हिंदी का शब्दकोश भी आप पढ़िए, आपको बहुत रोचक शब्द मिलेंगे जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ संवाद में शामिल कर सकते हैं और उससे आपको बहुत मजा आएगा। इस तरह से करके भी हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर सिलेबस का जॉब ओरिएंटेड होना। आप कितना मानती हैं कि हिंदी का जो आप सिलेबस अभी पढ़ा रही हैं कक्षाओं में, वो कितना जॉब ओरिएंटेड है, उसमें कितना बदलाव की यहाँ पर आवश्यकता है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें इस तरह की लगाई जाती हैं जो जॉब ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन उनको धरातल पर लाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे समझ में आता है। कि बहुत पहले एक बार प्रयोजनमूलक हिंदी सर लगाई गई थी द्वितीय वर्ष में, उसमें अनुवाद का भी अंश रखा गया था और उसमें पत्रकारिता से संबंधित पाठ भी थे, लेकिन कई बार 1-2 साल शायद वो चली, फिर उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह का पाठ्यक्रम अगर होगा, अभी एनईपी में ऐसा हुआ है, स्किल एनहेंसमेंट के नाम पर कई तरह के विषय हिंदी में भी रखे गए हैं, जिसमें पत्रकारिता है, अनुवाद है, और इस तरह के पेपर लगाए गए हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला हिंदी का अध्यापक वो कहाँ से आ रहा है, उसने कितना पढ़ा हुआ है, क्या सीखा है, वो उसको वो कैसे पढ़ा पाएगा, क्या उसको भी अंग्रेजी उतनी ही आती है जितनी हिंदी आती है, जिससे कि वो उसको ट्रांसलेशन वाला पेपर पढ़ा सके। तो इस तरह की कुछ कठिनाइयां हैं जिससे वो चीज़ें लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर देखें, जो मैं समझती हूँ कि आप कोई भी विषय पढ़िए, आप उसको अगर आत्मविश्वास के साथ आप उसको ग्रहण करते हैं और आपको कुछ पाना है, आपको लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में सिर्फ अंग्रेजी ही चलती है, तो ये नहीं, मैं उसको स्वीकार नहीं करती। मुझे लगता है कि बच्चा अगर चाहे तो 2 भाषाओं पे कमांड करके क्यों नहीं कुछ कर सकता। राजभाषा अधिकारी आप बन सकते हैं, है ना। अध्यापक, बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हम हिंदी से सिर्फ शिक्षक बनेंगे, बिल्कुल, सेकंड ग्रेड 3rd ग्रेड टीचर बन जाएंगे, इसके अलावा क्या। बिल्कुल, उसी मुद्दे पे भी हम आएंगे, लेकिन सर के पास ये मुद्दे को लेकर चलते हैं। इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जो जिसे आप जॉब ओरिएंटेड कह रही हैं, उसका संबंध सिर्फ भाषा से और सिलेबस से नहीं है, पाठ्यक्रम से नहीं है जी। उसका संबंध सरकार की नीतियों से, समाज में जो लोकतांत्रिक जगहें मौजूद हैं उससे, और नौकरी के अवसरों से है। चूँकि हम लोग बातचीत में पीछे ये जिक्र कर चुके हैं कि अगर हमारा समाज और हमारी नीतियाँ यूरोप मुखी या अमेरिका मुखी रहेंगी, तो उससे सारी चीज़ें उसी से संचालित होंगी। हालांकि हिंदी में इधर बीच में बहुत सारी नौकरी की संभावनाएं पैदा हुई हैं और कर रहे हैं बच्चे। नया नया जो इलाका खुला है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का वो है, तो इसकी वजह से ब्लॉग लेखन का काम है, कंटेंट राइटिंग है, इतना सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना माल हिंदी भाषा की जनता को बेचना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको लुभाने के लिए वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। तो वो सब लिखने के हिंदी भाषा लोगों की जरूरत आप जानती हैं कि बहुत सारे जो विज्ञापन के लेखक हैं, 2-2 वाक्य लिखने के लिए, 1-1 वाक्य लिखने के लिए बहुत अच्छी खासी उनको अच्छा खासा पैसा उनको मिलता रहा है। तो ये सब संभावनाएं खुली हैं। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सरकारें हिंदी केंद्रित नहीं होंगी, नीतियां नहीं बनाएंगी, अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जैसे मैं एक उदाहरण से आपका ये जो उदाहरण था MNC वाला, ये भी बहुत ही अच्छा था, जिससे ये पता लग रहा है कि हमें हिंदी के कितनी मल्टी यूजेस हैं। और यहाँ पर नौकरियों के लिए जो मेन हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे, क्योंकि समय की कमी है उस वजह से कि हम जॉब पे आते हैं सर, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड आजकल बच्चे जो हैं कोर्सेज ले रहे हैं, तो हिंदी में इस तरह के कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन सी नौकरियाँ हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं? हाँ, मैं सर की बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक हम बाजार में उनके लिए अवसर नहीं उपलब्ध करवाएंगे, तब तक बच्चों का रुझान उस भाषा के प्रति बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसके साथ ही आजकल जो माहौल थोड़ा सा बदला है, UPSC का भी हाल ही में रिजल्ट आया,
तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी साहित्य के साथ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है और अच्छा वो कर भी रहे हैं पिछले 2-3 साल से। इसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि क्या रोजगार के अवसर हैं इसमें, तो शिक्षक तो आप हर बच्चा चाहता है बीएड करके हिंदी से आप स्कूल में, आप केंद्रीय विद्यालय में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें सब में आप जॉब कर सकते हैं। नेट करके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और इस तरह यूनिवर्सिटी वगैरह में आप कर सकते हैं। यूपीएससी में भी आप जा रहे हैं। इसके अलावा जो और हैं कंटेंट राइटर की जो हम बात कर रहे थे, क्रिएटिव राइटिंग में अगर बच्चा जुड़ता है तो इस फील्ड में भी उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। फिल्म लेखन है, पटकथा लेखन जिनमें भी वो जाना चाहता है, अगर उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी है और वो तकनीक से भी उतना ही जुड़ा हुआ है तो अवसर बहुत हैं। लेकिन आत्मविश्वास के साथ अपना नॉलेज बढ़ाते हुए, केवल एक जगह स्थिर नहीं रहना है। हिंदी वाले जो अभी तक मैंने देखा है, हमारे दौर में भी हम लोग भी इसी उसमें रहे हैं कि हमने अपने आप को सीमित कर लिया कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे और हम उसी एक ही रास्ते पर चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप दूसरे भी माध्यम बनाते हैं, अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं समय की मांग को देखते हुए, तो मुझे लगता है अवसर बहुत हैं। अवसर बहुत हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कौन कौन से कोर्सेज आज के दौर में हम कहीं छाए हुए हैं? देखिए, कोर्सेज विश्वविद्यालय के स्तर पर तो विश्वविद्यालयों ने कई कोर्सेज चलाए हैं। जैसे पिछले 25-30 सालों में, जब से 90 के बाद से हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि 90 एक बड़ा प्रस्थान बिंदु है भारत के अर्थतंत्र में, भारत के समाज तंत्र में और तमाम चीज़ों में। तो 90 के बाद से पिछले 30 सालों में, 30-35 सालों में, एक तो सिनेमा का पेपर हिंदी में एक प्रमुखता से शामिल हुआ है, जो 30-35 साल पहले नहीं शामिल होता था, जिसे बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। इसके अलावा ये दुनिया जैसे ही ग्लोबल हुई है तो एक इलाके से दूसरे इलाके के परिचय के लिए अनुवाद की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। आप देखेंगे कि अनुवादकों की बदौलत बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं और उसका उल्टा भी हो सकता है। इसके अलावा मैंने बताया कि जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना माल बेचना होता है उस जनता को जो हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानती, या तो हिंदी जानती है या अपनी स्थानीय बोली जानती है। वो भोजपुरी, राजस्थानी, बघेली, बुंदेली, मैथिली इत्यादि इत्यादि अवधि जानती है। तो उन लोगों तक अपना माल पहुंचाने के लिए जो क्रिएटिव राइटिंग से, जो विज्ञापन के लिए लिखते हैं, जो ब्लॉग्स के लिए लिखते हैं, जो अखबारों के लिए लिखते हैं, जो तमाम इधर बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जब ऑनलाइन हो गई, सोशल मीडिया पर आ गई हैं, तो उनके लिए लिखने का जो काम है, तो आप जितनी बेहतर हिंदी आपको आती होगी और जितने रचनात्मक आप होंगे तो आपके लिए उतना ही स्पेस होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा भाषा अपने आप में कोई अवसर नहीं पैदा करती। बिल्कुल। जो अवसर हिंदी के लिए है वही अवसर उर्दू के लिए है, वही अंग्रेजी के लिए है, वही कन्नड़, तेलुगु और मलयालम के लिए भी है। वो जो समाज जितना स्वीकार करेगा उतना हम भाषा के जरिए पा सकेंगे। बिल्कुल। जितना हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जितनी हमारे अंदर क्षमताएं होंगी, जितनी हमारे अंदर रुचियां होंगी, हम भाषा को उसी आधार पर पा सकेंगे और उसमें विकसित कर सकेंगे अपने कौशल को। यहाँ पर डॉक्टर धर्मा यादव मैम आपका और डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह आपका, आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद। और आज हमने बात करी राजभाषा हिंदी में संभावनाएं हमने देखा अपार हैं, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ हिम्मत और हौसले की, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। हम भी दरिया हैं, हमें भी हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे उस तरफ रास्ता खुद ब खुद हो जाएगा। इजाज़त दीजिए एरम तस्लीम को, नमस्कार।